हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देखें मेरे चैनल विकीवर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैं नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है कंपनी लॉ, जो है बीकॉम प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। और इसी की सारी वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ। तो ये पहले जो सबसे पहला चैप्टर है कंपनी, जिसके मीनिंग और फीचर्स हैं इसमें, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये इसका पार्ट 1 है। कंपनी के बारे में कुछ बेसिक बातें आज हम जान लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखो, अब जनरल जो है ना, कंपनी क्या होती है? कंपनी को हम कहते हैं क्या है? इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट। अब कंपनी जो है लैटिन वर्ड बनी है, ये बहुत मतलब वैसे तो कुछ खास बात है नहीं, फिर भी बताता हूँ फटाक से कि कम, COM मतलब कि टुगेदर, और PANIS मतलब ब्रेड, जिसको जनरली जो सबसे पहले बनाया गया था उन लोगों के लिए बनाया गया था, एसोसिएशन ऑफ दोज पर्संस जो एक साथ खाना बनाते हैं। ठीक है, जो एक साथ खाना लेते हैं। ठीक है, कंपनी जो है एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ट्रेडिशनली इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। कंपनी से ये मतलब है कि कुछ लोग इकट्ठे आए हैं, उन्होंने पैसा या फिर पैसे की वर्थ में कुछ दिया है कॉमन स्टॉक के लिए, और उसको एक कॉमन पर्पस के लिए एम्प्लॉय किया है। ठीक है, अब जो कॉमन स्टॉक जो है ना, उसको कैपिटल कहते हैं कंपनी की। ठीक है, जो लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर जिनको बिलोंग करती है कंपनी, वो मेंबर्स कहलाते हैं। अभी जो हर इंसान, जो हर एक मेंबर जो अपना प्रोपोर्शन देता है कैपिटल का, वो उसका शेयर कहलाता है। ठीक है, पूरी कंपनी में उसका क्या हिस्सा है? वो शेयर है उसका। जो भी उसने कैपिटल दिए वो उसका शेयर है। शेयर्स हमेशा ट्रांसफरेबल होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि राइट टू ट्रांसफर जो है कि थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है। लेकिन यार, जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जॉइंट कंट्रीब्यूशन है कैपिटल का, सिर्फ ये बात नहीं कह सकते कंपनी के लिए, क्योंकि जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं उसमें भी यही बात होती है कि जॉइंटली जो है कैपिटल लेकर आ रहे हैं पार्टनर्स। कंपनी और पार्टनरशिप फर्म में फ़र्क होता है, तो उसको डिफाइन करने में भी फ़र्क होना चाहिए। तो कंपनी जो है सिर्फ एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं है, एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसे लॉ ने क्रिएट किया है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो बताए गए हैं जिस पे काम करती है कंपनी। कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ लॉ की आइज में एग्जिस्ट करती है। लॉ इसको क्रिएट करता है और सिर्फ लॉ ही इसको डिसॉल्व कर सकता है। हो सकता है ये किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई हो, रॉयल चार्टर के द्वारा बनाई गई हो, या कंपनी लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन इसकी हुई हो। ठीक है, अब जो एसेंशियल फीचर है कंपनी का, वो ये कि एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। ठीक है, जो लॉ क्रिएट करता है। अब जैसे जो मतलब वही बात हो गई यार, एक पर्सन है, आर्टिफिशियल है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, सिर्फ लॉ के आइज में एग्जिस्ट करता है, और वही प्रॉपर्टीज़ है जो उस पर जो बना रहा है कंपनी को, वो जो जो चाहता है वही प्रॉपर्टीज इसमें आएंगी, चाहे वो एक्सप्रेस हो या फिर इंसिडेंटल हो। कंपनी जो है ना, ये शुरुआत हुई थी इसकी 1600 AD में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी। इसको इस्टेब्लिश किया गया था इंग्लैंड में, रॉयल चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, तब ठीक है, ऐसे चलता रहा। उसके बाद सिलसिला चलता रहता है। कंपनीज फिर काफ़ी ज़्यादा बाद में आई यहाँ पे, और नई नई कंपनीज बनी। अब इंडिया में जो कंपनीज एक्ट है, जिसको हम कहते हैं इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इसमें सारे लॉज होते हैं कंपनी से रिलेटेड। जो कंपनीज एक्ट है वो कह सकते हो ये पार्लियामेंट का एक्ट है जो कंपनीज पे अप्लाई किया जाता है पूरे इंडिया में। ठीक है, जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसको पास किया गया था ताकि कंपनीज को रेगुलेट किया जा सके, सब अच्छे से देखा जा सके। इसमें 7 शेड्यूल है, 29 चैप्टर है, 470 सेक्शंस है। क्या करोगे, ये याद करके छोड़ दो। ये पूरे इंडिया में लाइव क्या कहते हैं इसको, चलता है। ये एक्ट पूरे इंडिया में चलता है, और ये 29 अगस्त 2013 को लगाया गया था, और सबसे पहली बार अप्लाई किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2014 से 15 में। अब बात कर लेते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ एक्ट। इस एक्ट का क्या नेचर है, क्या स्कोप है? तो भैया वही बात है कि पूरे इंडिया में चलता है यूनिफॉर्म बेसिस पे। कुछ कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस हो जाती हैं, जाहिर सी बात है। जम्मू कश्मीर, गोवा, दमन एंड दीव, सिक्किम, ठीक है, कुछ प्रोविजंस यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें प्रोविजंस क्या क्या एक्ट के, इंडियन कंपनीज एक्ट के। पहला एक कहता है कि कंपनीज जो इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होती है, या फिर वो किसी और पहले जो लॉ था 2013 से पहले भी तो कुछ लॉस थे, उनके अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो सारी कंपनीज कहलाएंगी। सब ठीक है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह वगैरह जो है, ठीक है, वो ये बात आ जाती है यहाँ पे। फिर हो सकता है इंश्योरेंस एक्ट के अंदर आई हो। बैंकिंग कंपनीज आ सकती है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर भी आ सकती हैं। कंपनीज जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए बनाई गई है, एक्सेप्ट वो यार जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर आ जाती हैं। कोई भी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के लिए है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए है, ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जो
इनकॉर्पोरेट किया गया है एक्ट के लिए कि बस इस पर्टिकुलर टाइम के लिए। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस है, एडेप्शंस है, तो कुछ भी है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये स्कोप है एक्ट का, सारी हर प्रकार की कंपनी इस एक्ट के अंदर आ जाती है। मशीनरी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, एमसीए, जो इंडियन गवर्नमेंट की है, इसी को सारी पावर्स दी गई है इस एक्ट के अंदर। ठीक है, तो एक पहला पॉइंट इसमें ट्रिब्यूनल, जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसने एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इंट्रोड्यूस किया था, जिसको और एक और चीज करी थी, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलएटी। जो ट्रिब्यूनल है कासी जुडिशियल बॉडी है, जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस है उनको एडमिनिस्टर करने के लिए इसको बनाया गया है। जो ट्रिब्यूनल है वो पावर्स एक्सरसाइज करता है। कौन सी पावर्स? वही यार जो कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई है, और कोई भी लॉ जो उस समय था, पहले था। ठीक है। दूसरा, रीजनल डायरेक्टर्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये रिस्पेक्टिव, उनके कुछ रिस्पेक्टिव रीजन्स होते हैं, ये वहाँ के इंचार्ज होते हैं। हर रीजन में कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज वगैरह आती हैं, वो सुपरवाइज करते हैं कि ऑफिस ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है उनको भी देखते हैं, उनके ऑफिस को, और जो ऑफिशियल लिक्विडेटर्स हैं उनके रीजन में काम कर रहे हैं सब उनको देखते हैं। ठीक है ना, तो वो मेंटेन भी करते हैं, हर चीज़ मेंटेन करते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, सारी चीज़ें कंपनीज एक्ट से रिलेटेड। थर्ड आ जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी। जो आरओसी है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करती है कंपनीज एक्ट के अंदर। ये फुल टाइम ऑफिसर्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स और यूटीज में लगाए गए हैं। उनकी प्राइमरी ड्यूटी है रजिस्टरिंग कंपनीज फ्लोटेड इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड यूटी, कंपनीज को रजिस्टर करवाना। भाई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, ये क्या कराते हैं? कंपनीज को रजिस्टर कराते हैं, और ये देखते हैं कि जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ये उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। ठीक है ना, तो कंपनीज को रजिस्टर कराना इनके लिए मेन काम होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर कंट्रोल लगाती है। फोर्थ है यहाँ पे ऑफिशियल लिक्विडेटर्स। ये फुल टाइम ऑफिसर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिनको अपॉइंट किया गया है कि अगर कोई कंपनी वाइंड अप की जा रही है ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो उसको देखते हैं, पूरा लिक्विडेशन उसकी देखते हैं। इनके काफ़ी पावर्स रहती हैं, ड्यूटीज़ रहती हैं, जो उन्हें ट्रिब्यूनल और सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं। पांचवा और आखिरी पॉइंट इसमें स्पेशल कोर्ट्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारे स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जितने ज़रूरी हो उतने। जो इनका पर्पज़ है कि स्पीडी ट्रायल ऑफर किए जा सके। इस एक्ट के अंदर कोई भी ऑफेंसेस होते हैं तो फटाक से उसका सोल्यूशन मिल सके। स्पेशल कोर्ट्स जो है इसमें एक ही जज होता है, सिंगल जज, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और इसमें जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, और ऐसे यहाँ पे सारा काम होता है। ठीक है ना। अब कंपनी की डेफिनेशन जो कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई है क्या है? तो कहती है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो ये कंपनीज एक्ट में ये डेफिनेशन दी गई है, जो इस एक्ट के अंदर बनी है वो कंपनी है। अब कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में बात करते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट एक ऐसी कॉर्पोरेट एंटिटी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्टैट्यूट, और इसकी परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है। ये लीगल एंटिटी है जो उसके मेंबर्स से अलग है। ठीक है, जो मेंबर्स इसको बना रहे हैं उससे अलग है। जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो कंपनी से ज़्यादा वाइड होती है, और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? कंपनीज तो इंक्लूडेड है ही, कंपनीज एक्ट वाली। फॉरेन कंपनीज इंक्लूडेड हैं, कॉर्पोरेशंस सारी इंक्लूडेड हैं जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई हैं, स्टेट लेजिस्लेचर फॉरेन कंट्री के द्वारा बनाई गई हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, नेशनलाइज्ड बैंक्स हो गए, एलएलपी हो गए, ये सारी चीज़ें बॉडी कॉर्पोरेट में आ जाती हैं। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में क्या नहीं आता? कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर ऐसी कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है ऑफिशियल गैजेट में कि भैया इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वो सारी चीज़ें बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती हैं। तो इसी हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म देन कंपनी। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी। ठीक है, तो हर कंपनी जो है बॉडी कॉर्पोरेट है, पर हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ठीक है ना, ये हो गया यार पहली वीडियो में। यहाँ पे काफ़ी बेसिक इंट्रोडक्शन था। अगली वीडियो में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह डिस्कस करेंगे, और साथ में मैं आपको केस भी दूंगा, वो देखते हैं यार जैसा भी रहेगा। और अगली वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, मैं बस अपनी अगली वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दो, नीचे कमेंट कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो।